सभी दर्शकों को मेरा राम राम। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जिन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़ा और खेती किसानी के साथ पशुपालन को एक व्यवसाय के तौर पे अपनाया। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय से शुरुआत करें और फिर बताएं कि ये व्यवस्था किस तरीके से आपने शुरू की। मेरा नाम सर ग्रीश कुमार सिंह है। पहले मैं दवाई के मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसमें काम किया करता था। तो जिस हिसाब से पिताजी की एज हमारे ज़्यादा हो गई थी और ये था खेती से विरक्त हो रहे थे, लोग जा रहे थे छोड़ के, तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि को मानते हुए इसलिए फिर मैं गांव में पिताजी के साथ आया और उनके साथ शुरुआत करी। तो ये जो जगह है, ये कौन सी जगह है, कौन सा गांव है? ये सर मुरादाबाद ज़िले में एक तहसील पड़ती है बिलारी, जिसमें ये सनाई गांव है। ठीक है। तो हम लोगों की पुश्तैनी ज़मीन जो है वो यहीं सनाई के अंदर है। तो अभी आप जो है कृषि के साथ पशुपालन कर रहे हैं, तो तकरीबन कितने अभी आपके पास पशु हैं जो आपने अपनी डेयरी में रखे हुए हैं? ये करीब सर 60 से 70 के बीच में हमारे पास पशु हैं। तो पशुओं के बारे में एक आम अवधारणा ये बनी हुई है कि ये जो काम है ये बहुत ही घाटे का सौदा हो चुका है जी। और इसको जो किसान भाई हैं वो करना नहीं चाहते हैं। तो आप जब इतने सारे पशुओं को रख रहे हैं जी। तो क्या आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है? सर इसमें दिक्कत यही है कि काश्तकार को दूध का रेट नहीं मिल पाता, या तो मार्केटिंग सही नहीं है और या फिर दूध का रेट ऐसा नहीं है कि उसे वो दूध का रेट मिल जाए। और जब उसे दूध का रेट नहीं मिलता, काश्तकार में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस काम को पूरा का पूरा कर पाए, आगे चला पाए उस चीज़ के लिए। हमारे साथ ये है कि जो ज़मीन है हमारी यहाँ करीब करीब 200 बीघे ज़मीन है हम लोगों की, करीब 30 एकड़ से ऊपर मान लीजिएगा। उसमें जितना भी इसका गोबर है सब वो खेतों के अंदर जाता है और एक तरह से जैविक खेती का आप हमारा मान लीजिएगा। इस पशुपालन से पहले जो यहाँ की पैदावार थी वो करीब करीब 20 कुंटल की थी बीघे में, जो आज की डेट में 6-7 साल के अंदर 50 से 55 कुंटल की आ गई है सर पैदावार इसकी। और वो किस वजह से? सिर्फ गोबर की वजह से। जी। तो एक तो आपने गोबर के लिए बता दिया, दूध जो है वो इनका कितने रुपए लीटर जा रहा है? देखिए हमारा जो गाय भैंस का दूध मिक्स जा रहा है वो 40 रुपये जा रहा है सुबह का, और शाम का जो है वो 35 रुपये जा रहा है। अच्छा, तो ये अंतर क्यों है अलग अलग उसमें? क्योंकि सुबह डिमांड ज़्यादा होती है दूध की सर, शाम को कम होती है इसलिए। तो मेरा प्रश्न फिर से वही है कि चूंकि वो छूट गया है, आ नहीं पाया है, कि इस डेयरी में अभी तक जैसे आप जितने भी दिन से आप कर रहे हैं उसमें अभी तक करने में आपको कुछ लाभ हुआ है या अभी आप घाटे में चल रहे हैं या एट पार चल रहे हैं क्या? सर 5 साल में अब मैं इसमें ब्रेक इवन पर आया हूँ। अच्छा, तो 5 साल आप कहते हैं कि 5 साल तक पशुपालकों को एक तरीके से घाटा ही होगा जी। तो बहुत सारा धैर्य, बहुत सारा सब्र इसमें रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ ही ऐसे काश्तकार होने चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ठीक हो, सुदृढ़ हो। जी। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ पशुपालन के ऊपर रह करके यदि कोई व्यक्ति इसको कर रहा है तो वो अभी आज के दौर में इसको नहीं कर पाएगा। इसका सर जो 5 साल किया है उसमें एक तजुर्बा और हुआ है जी, कि जिस आदमी को भी अगर इसको व्यवसाय को शुरू करना है तो सपोज जैसे वो चाहता है कि साहब उसे 30 या 50 की करनी है, तो पहले सिर्फ वो 20 लाए। जब वो 20 में से कुछ दूध से भाग जाए तो अगले साल फिर वो 10 लाए। तो उसमें अगर तू दूध से रह जाते हो, 51 नहीं होते तो तीसरा फिर वो 10 लाए। तो 50 इकट्ठे ना ला के अगर ये हर साल के हिसाब से 10 लाएंगे तो उसमें नुकसान के चांसेस कम होंगे और इन्वेस्टमेंट कम होगी। इसके साथ अगर 20 जानवर वो अपने लाए हैं दूध वाले, तो 10 जानवर वो लाएं जो अगले 3 साल में तैयार हो जाए हमारे, जिसका रोटेशन आ जाए। अगर इस काम को किया है तो 5 साल में कि उसका प्रॉफिट उसका आ जाएगा। काम में कोई कमी नहीं है जी, अच्छा काम है। तो ये जैसे अब हम इसको एक और थोड़ा सा, चूँकि आप इतना बारीकी में हर चीज़ को बता रहे हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पहले साल में कितने का इसमें घाटा आएगा, दूसरे साल में कितने का आएगा, इस तरीके से 5 साल तक
सर अनुमान क्या है उसका? पहले साल लगभग 20% का घाटा आएगा, जी दूसरे साल 30 से 35%, जी चौथे साल लगभग 50 से 55%, जी चौथे साल तो सॉरी तीसरे साल 50 से 55, जी चौथे साल आएगा 30 से 35% और पाँचवें साल आप ब्रेक इवन पा जाएंगे और छठे से आप प्रॉफिट ले लेंगे। इसकी रिसाइकिल शुरू हो जाएगी, जो आपके पास बच्चे आएंगे ये वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे आपके। तो ये ऐसे कैसे हो रहा है? पहले साल 20% का घाटा, फिर 35, फिर आपने बढ़ा के बताया और फिर चौथे साल में कम हो गया। ऐसा हुआ सर, जैसे हम 20 गाय लाए या 20 भैंस लाए माना, जी तो शुरू में जब 20 लाए हैं तो 20 के 20 दूध देंगे। जी उसमें कुछ ऐसा हो जाता है या तो वो ज्ञान नहीं रह पाती जी। और या वो बदलती नहीं है। अच्छा उसका रेशियो करीब करीब आप 20 से 25% मान लीजिए। जी तो जो 20 से 25% आ गई, या तो आप उसे बेचेंगे जी तो वो कटान में जाएंगी, बिल्कुल। उसका रेट आपको आधे से भी कम मिलेगा। और या फिर दोबारा से अगर होंगी तो जो टाइम पीरियड है आपका साल का या सवा साल का, खर्चा उनका उन भैंसों के ऊपर जाएगा जो दूध दे रही हैं। जी अगले साल जो भैंस आपकी 30 हो गई, 30 में से फिर 10 भैंस आपकी हो गई जो खाली हो गई, तो खर्चा उस पर जा रहा है ना सर। जी और जब पशु आपके रिसाइकिल उसकी आ जाती है, पशुओं की जो ब्रीड आपकी अपनी होती है उसमें फिर नुकसान नहीं होता, वो आपके हिसाब से चलता रहता है सर उसमें। तो औसतन आपके जो पशु हैं वो कितना दूध दे रहे हैं? देखिए मेरे पास एक भैंस की अगर मैं बात करूं तो औसतन कितना है? देखिए मैं इतना तो नहीं कह सकता, लेकिन आज की डेट में लगभग 1 कुंटल दूध मेरे पास है। 1 कुंटल सभी पशुओं से हो रहा है? जिसमें कुछ ऐसी ज्ञामन है जो ब्याने वाली है, तो दूध और बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पशुओं की जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं उससे आप कैसे निपटते हैं? क्योंकि एक बड़ा चैलेंज होता है ये, तो आप बताना चाहेंगे या जो यहाँ पे देख रेख में लगे हुए हैं आपके साथ, अगर वो बताना चाहें तो वो भी बता इससे सकते नहीं है साहब, हमारे पास डॉक्टर इकबाल हैं, वो आते हैं। अच्छा तो शायद मुझसे ज़्यादा अच्छा आप डॉक्टर इकबाल दे जाते हैं, तो डॉक्टर इकबाल साहब आते हैं। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि जो यहाँ पे ये पशु हैं, मैं देख रहा हूँ इनके जो कान हैं उस पे जो प्रॉपर टैगिंग जो है आप लोगों ने की हुई है। जी जी। तो इनकी कितने दिनों में आप मतलब चेक करते हैं और किस तरीके से रोगों से इनको जो है ऐसा निजात सर, दिलाते हैं? ये जब से डेयरी खुली है, खैर जब से मैं यहाँ पर आता हूँ जी अब ये जैसे मैं आया तो ये घूम के देख लिया, सबका टेम्परेचर चेक कर लिया जी। अब इसमें जिस किसी की हालत थोड़ी गड़बड़ दिखाई दी, किसी का टेम्परेचर डाउन है जी। तो मजदूरों से पूछ लिया भाई इसने चारा खाया है या नहीं खाया है। चारा नहीं खाया है तो कोई दिक्कत है, फिर उसके बाद में टेम्परेचर चेक कर और बाकी अपनी दवाई लगा। दवाई देते हैं प्रॉपर। तो आपका अभी तक का अनुभव क्या कहता है, कितने ऐसे पशु हैं जो साल भर में तकरीबन या तो ख़राब हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं जिससे कि उनके ऊपर खर्चा करना पड़ता है? तो यार यहाँ पे कोई ऐसा कोई विशेष गंभीर वाला ऐसा कोई मरीज है नहीं इस समय डेयरी अच्छा। में। हाँ, वो बाकी इस समय जो चल रहा है जैसे कि टेम्परेचर बढ़ हुआ है तो सिर्फ भौंकने की एक फीवर की समस्या है, बाकी इस समय खुरपका मुंह पका इस इस समय टाइप कोई के जो आते कोई हैं बीमारी नहीं है इस वो समय, नहीं आती क्योंकि है। बरसात इस समय हो नहीं पाई तो वो बीमारी आई नहीं, सिर्फ इस समय फीवर चल रहा है और बाकी कुछ नहीं। फीवर है मुख्य रूप से बीमारी, और अगर कोई डॉक्टर प्रॉपर रूप से इस पे ध्यान दे पशुओं के ऊपर जी। तो बीमारी होगी भी नहीं। ना आप पहली कहिए। बात तो यहाँ पर है ही नहीं, मैं डेली यहाँ पर आता हूँ, ये डेली मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है जो प्रॉपर देखभाल कर रहा है तो बीमारियों की जो संभावना है वो कम हो जाती है। क्योंकि ज़्यादातर जो पशुपालक हैं उनके पास डॉक्टर तो होते नहीं, उन्हें पता भी नहीं होता है कई बार कि पशु बीमार है, तो उस तरीके से वो उपचार भी नहीं करा पाते। क्योंकि है तो ऐसा कंटिन्यू जब से डेयरी खुली है करीबन 7-8 साल हो गए जब तक मैं डेली यहाँ पर मैं आता हूँ। बाकी अब ऐसा जब ये ब्याह रही हैं तो बीमारी भी चलती है, किसी में मैस्टाइटिस हो गई, किसी में साहब किसी ने जेर नहीं डाली, किसी का बच्चा पेट में फंस गया, तो वो तो एक समस्या चलती रहती है। लेकिन इस समय जो खास विशेष बीमारी है वो फीवर है, बाकी इसके अलावा कोई बीमारी इस समय है नहीं। वो नहीं है, लुटाने वाला नहीं है। सबसे बड़ी भैंस के लिए वही प्रॉब्लम। भैंस के लिए अगर एक और आखिरी सवाल रह गया था जो मैं पूछना भूल गया, उसमें आप ये और बताइए कि ये तो दिख गया कि आप किस तरीके से सारा काम कर रहे हैं जी।
बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैंने इसमें इतना रुपया कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जो कि आजकल चैनलों के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो भरी पड़ी हैं कि हम इतना कमाते हैं, ये करते वो करते हैं, और सफल मॉडल भी अपने दिखाते हैं। मैं आपके मॉडल को भी एक तरीके से सफल मॉडल ही मान रहा हूँ अभी तक, क्योंकि आपने पूरी सच्चाई के साथ हर एक चीज़ बताई है कि भाई 5 साल के अंदर आप जो है इस पर अभी ऐसी स्थिति में पहुँचे हैं कि अब 6वें साल से आपको इसमें कुछ आमदनी हो सकती है। तो ये जो 5 साल रहे हैं जी, इसमें कौन सी वो चुनौतियां रहीं, कौन सी वो मुश्किलें रहीं जिनको आपको पार पा करके आप अभी तक इसमें धैर्यपूर्वक कर पाए हैं यहाँ पे? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो भी पैसा जैसा भी लगा वो बराबर लगाया गया। अगर शायद वो पैसा ना लगाया जाता तो जितना भी था ये सब खत्म कर दिया जाता। अच्छा, और इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ सर जी, जो ज़मीन हमारे, जो हमारी माँ है जी, तो मेरी एक साहब से बात हुई तो उन्होंने डेफिनेशन मुझे बताई थी कि जिस आदमी में जो ज़मीन कर रहा है तो जो कर रहा है उसके लिए माँ है, जी, और जो उसको देख रहा है कहीं किसी रूप में या उससे डिस्ट्रीब्यूट होना है उनके लिए संपत्ति है। तो अगर हम इसे अपनी माँ की तरह देखभाल इसकी करेंगे, नफ़े नुकसान से कोई मतलब नहीं है। जी, आने वाले टाइम में प्रॉफिट हर हालत में होगा, और अगर ज़मीनें बचानी या देश को बचाना है तो विकल्प इसका कोई है नहीं सर, इन ज़मीनों को बचाने का या देश को बचाने का। दूसरी चीज़, ये एक ऐसा है इसके अंदर, डेयरी के अंदर, जो गांव से पलायन अपना उसका हो रहा है श्रमिकों का, अगर उनके यहाँ बैठे उनकी आजीविका यहाँ से हो रही है तो उस पलायन को, शहरीकरण को हम रोक सकते हैं। कितने लोग आपके यहाँ पे रोजगार पा रहे हैं, मैं कह सकूँ? लगभग 10 फैमिली पल रही है सर यहाँ से। 10 परिवार आपके यहाँ से हैं? पल रहे हैं। तो ये तो आप एक तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि घाटे का सौदा नहीं है, आपने 10 लोगों को तो रोजगार दिया ही हुआ है। देखिए, रोजगार सर देश नीति या देश हित जो भी है जी, उस देश हित के लिए सब किया जा रहा है सर। पसंद टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।